Hi, this is Shivani Soni, and we are going to cover lot many things in this video. Of course, हमारा फोकस होगा on major operations and news, क्योंकि एक क्वेश्चन तो यहाँ से तुम्हें देखने को मिलता ही है. देखो, ऑपरेशन मिलिट्री हो सकते हैं, ऑपरेशन ह्यूमैनिटेरियन भी हो सकते हैं, है ना. ह्यूमैनिटेरियन भी हो सकते हैं, मतलब कहीं पे कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, अर्थक्वेक आ गया, टाइफून आ गया, फ्लड आ गया, वहां से लोगों को बचाने के लिए हो सकता है. या कॉन्फ्लिक्ट लाइक सिचुएशन में, वॉर लाइक सिचुएशन में एक इवैक्यूएशन मिशन भी हो सकता है. ऑपरेशन इन तीनों के पूछे जा सकते हैं, बट यू नो कि एक क्वेश्चन इस सेक्शन से जरूर आता है. मैंने इस वीडियो में अपना नाम बताया है क्योंकि अब तुम्हारे दिमाग में ये चीज बैठ जानी चाहिए कि कंटेंट तो ऑफ कोर्स एग्जाम में आने ही वाला है जो मैं पढ़ा रही हूँ, नॉट बिकॉज क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर एनालिसिस के अकॉर्डिंग वी हैव टू डू सर्टेन टॉपिक्स जो सेल्फ रिपीटिंग है. बट उससे बियॉन्ड मेरा फोकस ये रहता है कि मैं चीजों को ऑर्गेनाइज ऐसे करूँ कि वो तुम्हारे लिए रिविजन करना आसान हो जाए, चीजों को याद करना आसान हो जाए. बस चीजों को इजी करना ही बहुत ज्यादा हार्ड टास्क होता है. दैट आई एम डूइंग फॉर यू. मुझे अपना पर्पस अब मिल चुका है. दैट्स व्हाई आई सेड माय नेम. आई एम शिवानी सोनी एंड यू शुड नो मी फॉर दिस. आई comprehend things and I make difficult things very very easy for you to understand, to remember. ठीक है, ऑपरेशंस पढ़ेंगे, किसने लॉन्च किया, किस पर लॉन्च किया, क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज हुए हैं उसमें. इससे बियॉन्ड हम एमसीक्यूज भी करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर उस ऑपरेशन के जिससे तुम्हें भी पता है क्वेश्चन बनते ही बनते हैं. तो एमसीक्यूज बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे. पहले हम मेजर ऑपरेशंस देख लेंगे, उसके बाद हम एमसीक्यूज भी करने वाले हैं. सो बी रेडी फॉर दिस. चलो, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से शुरू करते हैं. अमेरिकन ऑपरेशन है ये. ईरान पर, ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय किया गया है. अब कौन कौन सी इक्विपमेंट यूज हुए हैं और उसको थोड़ा सा इंडिया के रिस्पेक्ट में और स्टैटिक के रिस्पेक्ट में भी पढ़ना पड़ेगा. B2 बॉम्बर्स, अरे भाई ये एक स्टेल्थ बॉम्बर है. What do you understand by stealth bomber? Stealth technology मतलब ये nearly invisible aircraft है, इनविजिबल बॉम्बर है, इसे कोई रडार पकड़ नहीं सकता. ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट इन दी वर्ल्ड है जो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास है. इसका कोई मैचेबल सब्सटीट्यूट किसी भी कंट्री के पास नहीं है. इट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव. B2 बॉम्बर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के लिए माना जाता है, लॉन्ग रेंज के लिए माना जाता है. दिस इज नॉट मेंट फॉर डॉग फाइट. डॉग फाइट के लिए नहीं जाना जाता. ये एक 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट है. ठीक है, हम भी गो थ्रू करेंगे. हमारे पास लेटेस्ट कौन सा है, कौन से जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है? हमारे पास 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं. ठीक है, कौन कौन से? वी हैव तेजस, वी हैव राफेल, जो कि 4.5 जनरेशन से बिलोंग करते हैं. हमारे पास 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट नहीं है, उसके बारे में भी देखेंगे. बट लेट अस नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस. GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब्स है. अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है कि रिसेंटली GBU-57 वाज इन न्यूज. व्हाट इज दिस? क्या ये एक टर्पीडो है? क्या ये एक फाइटर जेट है? क्या ये एक मिसाइल है? क्या ये एक बॉम्ब है? यस, ये बंकर को बस्ट करने वाले बॉम्ब्स है. अमेरिकन ऑरिजिन टोमाहॉक मिसाइल. ये क्या है? ये एक सब सोनिक मिसाइल है, सब सोनिक क्रूज मिसाइल है. ये समझ आ रही है बात? लॉन्ग रेंज है और कौन कौन से न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय करा. यहाँ पे देखो, दिस वन, ये है ईरान. ईरान के आसपास देख लो, ये इराक, सऊदी. यहाँ पे तुम्हारा कैस्पियन सी पड़ जाएगा, है ना. कैस्पियन सी पड़ जाएगा, विच इज लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड. ठीक है, कौन कौन से साइट्स पे हमला करा गया था, हैमर करा गया था? फोर्दो, नतान्स, इस्फहान. इस्फहान यहाँ पे पड़ता है पर्शियन गल्फ. अब देखो, मैंने बहुत सारी इमेजेस और बहुत सारे अलग अलग मैप्स यूज किए हैं बिकॉज नाउ डेवलपिंग दिस इनसाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. करंट डिराइव स्टैटिक क्वेश्चंस आते हैं और ये वाला जो रीजन है, गल्फ रीजन या मिडिल ईस्ट हम इसे बोल दे, ये बहुत बहुत ज्यादा न्यूज में है. तो इसकी ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको थोड़ा सा और तमीज से अगर हम देखें
इसकी ज्योग्राफी को और तमीज से देखें तो ईरान के अंदर कौन कौन से लेक्स हैं? लेक उर्मिया। कौन सी रिवर है? करुण रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा डेजर्ट है? दश्ते लुत, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से माउंटेन्स है? जाग्रोज माउंटेन, एल्बर्स माउंटेन। देखो, जब यूक्रेन में मसला शुरू हुआ था और यूक्रेन का क्वेश्चन आया था, तब यूक्रेन की ज्योग्राफी पूछी गई थी, जरूर पूछी गई थी। कौन से पोर्ट्स हैं यहाँ पे? बंदर अब्बास, और यहाँ पे पड़ता है चबाहर पोर्ट, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। यहाँ पे पर्शियन गल्फ पड़ता है, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पड़ता है। स्ट्रेट क्या होता है? एक ऐसी वाटर बॉडी जो दो लैंड मास को भी अलग करती हो और दो वाटर बॉडीज को भी अलग करती हो, सेपरेट करती हो, उसे स्ट्रेट कहा जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है क्योंकि ईरान ने धमकी दी थी कि हम इसे क्लोज कर देंगे, और अगर ये क्लोज हुआ तो ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल बिजनेस पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं ईरान के, ये थोड़ा सा देख लो। यहाँ से टर्की, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है हमारे लिए अभी। अजरबैजान, अजरबैजान का डिस्प्यूट किसके साथ चल रहा था? अर्मीनिया के साथ। तो यू शुड नो कि यहाँ का डिस्प्यूटेड एरिया कौन सा है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि ये डिस्प्यूटेड एरिया कौन से रीजन से बिलोंग करता है। यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पे अफगानिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान। पाकिस्तान और ईरान के इस वाले इलाके को बलूचिस्तान भी कहा जाता है। बलूचिस्तान जो अपनी सॉवरेनिटी क्लेम कर रहे हैं कि लेट अस मेक आवर ओन बलूचिस्तान, लेट अस मेक आवर ओन कंट्री, है ना। यहाँ पे सऊदी पड़ता है, यूएई, ओमान। तो ये चीजें तुम्हारे लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। करंट अफेयर्स के साथ साथ ये जियोपॉलिटिकल एनालिसिस करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। ऑल राइट, उसके बाद इजराइल। इजराइल ने भी ईरान पे अटैक करा, राइजिंग लायन, ऑपरेशन राइजिंग लायन। प्रॉब्लम क्या है इजराइल को? इजराइल को प्रॉब्लम ये है कि अगर ईरान ने यूरेनियम इनरिचमेंट कर लिया, इसके पास अगर न्यूक्लियर वेपन्स आ गए, तो वो पूरे के पूरे इस एरिया को डिस्टेबलाइज कर देगा। तो इजराइल चाहता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं आए। ठीक है, ऑपरेशन राइजिंग लायन। डेविड स्लिंग क्या है? ये एक डिफेंस सिस्टम है। डिफेंस सिस्टम है किसका? इजराइल का। देखो, डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा न्यूज में है। ईरान के, इजराइल के पास कौन कौन से है? इजराइल के पास है सी डोम, इसके पास है आयरन डोम, है ना। हमारे पास कौन कौन सा है जो मेजरली अभी यूज हुआ था? S-400, जो कि रशियन ओरिजिन का है। लेकिन अभी न्यूज में क्या है? बेबी S-400, है ना। ये क्या है? ये BEML का बनाया हुआ क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, ये हम डेवलप करना चाहते हैं। ठीक है, ये हम डेवलप करना चाहते हैं। हालांकि इस पे हमें बहुत सारे MCQs करने हैं। जितने भी डिफेंस सिस्टम है इम्पोर्टेंट वर्ल्ड के पास, इजराइल के पास कौन कौन से हैं, US के पास कौन कौन से हैं, इंडिया के पास अब कौन कौन से हैं, हाँ, पाकिस्तान के पास कौन कौन से, इन सबको हम MCQs में देखने वाले हैं। फाइन फाइन, चलो। F-35 की बात करें तो ये एक USA ओरिजिन 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। अब ये 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट और किस किस के पास है? डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ दिस? लेट मी टेल यू। USA का F-35 है, USA का F-22 रैप्टर भी है। ठीक है, इसके अलावा रशिया के पास भी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। कौन सा कौन सा कौन सा? Su-57, जो ये इंडिया को बेचना भी चाहते हैं। एरो इंडिया 2025 में रशिया आया और उसने यही प्रपोज करा था, Su-57 हमसे खरीद लो। ये एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, इंडिया को उसकी जरूरत है क्योंकि इंडिया के पास इतने प्यारे प्यारे पड़ोसी हैं कि हमें एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत है। लेकिन हमने क्या बोला कि हमें अभी ये नहीं चाहिए, हमें जो सुखोई 30 MKI है उसको अपग्रेड कर दो, फिर वो 4.5 बन जाएगा। 4.5 जनरेशन कौन सा है? हमने क्या बोला? हमारे पास सुखोई 30 MKI है, सुखोई 30 MKI है, आप उसे अपग्रेड कर दो। अपग्रेडेशन के बाद वो एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट हो जाएगा, लाइक तेजस एंड राफेल। तो हम अभी बस वही चाहते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या चाइना के पास 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है? है ना, इसके पास भी J-20 है, इसके पास भी J-20 है। व्हाट अबाउट इंडिया? क्या इंडिया अपना खुद का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं बना सकता? देखो, हम कोशिश कर रहे हैं,
AMCA प्रोजेक्ट के अंतर्गत एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने की कोशिश कर रही है। बहुत जल्द हमारे पास भी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। फिलहाल वी हैव 4.5 जनरेशन ओनली, तेजस एंड राफेल। ठीक है, समझ आ रही है बात? ठीक है, इन पे भी बहुत सारे MCQs करने हैं हमें। लेट अस सी आगे पहले। तो ऑपरेशन राइजिंग लायन, इन्होंने कौन कौन से स्टेशन टारगेट करे थे, कौन कौन से पोस्ट टारगेट करे थे? तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल रहा होगा ताबरीज, केरमानशाह, तेहरान, अराक, इस्फहान, नतांज। अब तुम्हें आई गेस आसपास के लोकेशन और क्लियर दिख रहे होंगे। व्हाट आर बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ ईरान? अब ये क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा। इराक है, यहाँ पे कुवैत ज्वाइन नहीं करता बट आसपास पड़ता है कुवैत, यहाँ पे सऊदी अरेबिया, नीचे ओमान पड़ता है, UAE पड़ता है ना। दिस इज योर इजराइल, दिस इज इजराइल, यहाँ पे गाजा पड़ता है। ये तुम्हारा वेस्ट बैंक की स्ट्रिप है, वेस्ट बैंक है ना। यहाँ पे लेबनान पड़ता है, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी पड़ता है, यहाँ पे इजिप्ट पड़ता है ना। ये क्या है? ये रेड सी है। तो इस तरीके से स्मूथली तुम्हें चीजें याद आनी चाहिए, स्मूथली तुम्हें चीजें याद आनी चाहिए, क्योंकि अब क्वेश्चन यहाँ पे बनना फॉर श्योर है। ये तुम्हारा कैस्पियन सी है, जिसको हमने कहा था कि लार्जेस्ट लेक इन दी वर्ल्ड पड़ता है ना। ठीक है, फिर इजराइल का एक और ऑपरेशन है। देखो इजराइल के साथ प्रॉब्लम पता है क्या है? इजराइल के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये एक मल्टी फ्रंट वॉर लड़ रहा है। क्या होता है मल्टी फ्रंट वॉर? जब तुम मल्टीपल देशों से मल्टीपल डायरेक्शन से लड़ रहे हो। इजराइल की लोकेशन कुछ ऐसी है कि वो बहुत ही ज्यादा हॉस्टाइल एनिमीज को सर्व करता है, जस्ट लाइक इंडिया। बट इजराइल इज वेरी स्मॉल कंट्री, वेरी स्मॉल कंट्री। दो टेक्नोलॉजिकली मिलिटरली ये बहुत ज्यादा एडवांस्ड है इंडिया से, वो अलग बात है। बट ये एक मल्टी फ्रंट वॉर लड़ रहा है। यहाँ से अगर तुम देखो, ये गाजा स्ट्रिप है, ये गाजा से भी लड़ रहा है, वेस्ट बैंक में भी इसकी लड़ाई चल रही है, लेबनान से भी लड़ाई चल रही है, इजिप्ट से भी लड़ाई चल रही है, ईरान तो है ही है। तो बेसिकली जो जिडियन चैरियट है, ये ऑपरेशन है गाजा में उठे हुए टेररिस्ट ग्रुप हमास को कॉम्बैट करने के लिए। हमास को कॉम्बैट करने के लिए ये बेसिकली ऑपरेशन लॉन्च हुआ था। आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन दिस, यू नो, फोकस ऑन दिस। ये रफा वाला इलाका सोशल मीडिया में बहुत ट्रेंड किया था, ऑल आइज ऑन रफा। दिस इज द रीजन, दिस इज रफा। तुम्हें ये लोकेशंस याद होनी चाहिए। खान यूनिस, ये गाजा स्ट्रिप में पड़ता है सारा, जबलिया गाजा स्ट्रिप में पड़ता है। फिलाडेल्फी कॉरिडोर, नेत जारिम कॉरिडोर, नॉर्थ टू साउथ अलाइन करने का क्वेश्चन आ सकता है, ये मेडिटेरेनियन सी है ना। अच्छा, गोलन हाइट्स, ये तेल अवीव, वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, इजिप्ट, ऊपर लेबनान है, डेड सी है। डेड सी को मोस्ट सलाइन बोला जाता है, बट अगर तुमने 11th की NCERT पढ़ी होगी तो तुम्हें पता होगा, 11th NCERT ज्योग्राफी, कि मोस्ट सलाइन इज नॉट डेड सी। मोस्ट सलाइन कौन सा है? मोस्ट सलाइन है लेक वॉन। लेक वॉन ये टर्की में पड़ता है। तो ये सारी चीजें तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ आ रही है बात? डेड सी इज बिटवीन इजराइल एंड जॉर्डन। तो वाटर बॉडी जो न्यूज में होती है, मतलब जिस रीजन में न्यूज चल रही होती है, वहां की वाटर बॉडी के बॉर्डरिंग कंट्रीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, ओके। फिर इतने सारे ऑपरेशंस ईरान पे हुए, तो क्या ईरान कोई ऑपरेशन नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस इसने करा। देखो क्रोनोलॉजी बताऊं तो सबसे पहले इजराइल ने ईरान पे अटैक करा। बहुत लंबी क्रोनोलॉजी नहीं बता रही, शॉर्ट क्रोनोलॉजी बता रही हूँ। पहले इजराइल ने ईरान पे अटैक करा, ऑपरेशन राइजिंग लायन। ठीक है, फिर ईरान ने इजराइल पे करा बाई ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। फिर यूएसए आया, यूएसए ने एक साथ B2 बॉम्बर्स यहाँ पे बर्स्ट कर दिए मिडनाइट हैमर के थ्रू, और बात यहाँ पे खत्म हो गई थी। ठीक है, फिर कोई एज सच बहुत बड़े अटैक नहीं हुए, ये रुक गया था काइंड ऑफ वॉर। अब वापस से डेवलपमेंट एस्केलेट हो तो वो अलग बात है। ठीक है, तो ट्रू प्रॉमिस जो था वो ईरान ने शुरू करा था इजरायली एयर स्ट्राइक्स को रिवेंज करने के लिए, कॉम्बैट करने के लिए, उसे वापस जवाब देने के लिए। इसमें शहीद 136 सुसाइड ड्रोन्स यूज हुए थे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईरान का ओरिजिन किया हुआ सुसाइड ड्रोन है शहीद 136। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
ठीक है, इसने ये रशिया को भी दिया था, रशिया को भी दिया था। देखो, ड्रोन्स आर दी नेक्स्ट डेफिनेशन, नेक्स्ट सिलेबस ऑफ अनकन्वेंशनल वॉरफेयर। तो ड्रोन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हम भी ड्रोन्स पढ़ेंगे कहाँ पे, वंस वी स्टार्ट विद द एमसीक्यूज ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। मैं तुम्हें इंडिया के सारे ड्रोन्स बताने वाली हूँ, कौन से इंडिजिनसली डेवलप्ड हैं, कौन से इंपोर्टेड है और उनका ओरिजिन पॉइंट क्या है। व्हाट आर कामिकाजे ड्रोन्स, व्हाट आर सुसाइड ड्रोन्स, व्हाट आर मेल ड्रोन, व्हाट इज हेल ड्रोन, इस सब पे हम एमसीक्यूज करने वाले हैं और इस पे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, देखो, ईरान इज मिलिट्री वाइज वेरी वेरी डेवलप्ड। इनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी हैं। अब मुझे पॉज करके बताओ कमेंट सेक्शन में कि इनके पास कौन सी हाइपरसोनिक मिसाइल है जो ईरान ने खुद डेवलप करी है। मिसाइल्स जो वर्ल्ड की दूसरे कंट्रीज की भी होती है न्यूज में, वो भी यूपीएससी पूछता है, एफकैट पूछता है। तो एक बार तुम खुद सर्च करोगे और कमेंट में लिखोगे तो कुछ हेल्प तुम्हारी भी हो जाएगी, कुछ हेल्प मेरी भी हो जाएगी, है ना। एंगेजमेंट बूस्ट होगा तो काइंड ऑफ यूट्यूब को लगेगा कि दिस इज रियली गुड वीडियो। यार तुम स्लाइड्स नहीं देख रहे हो, बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा। बहुत मेहनत लगती है भाई साइकोलॉजिकली चीजों को उस तरीके से फ्रेम करना जो तुम्हें याद रह जाए आसानी से, है ना। आई गेस इट यू शुड गिव द रिस्पेक्ट, द अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट इट डिजर्व्स। ओके, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, शहीद 136 ड्रोन्स इसमें यूज हुए थे। ठीक है, फिर बात आती है ऑपरेशन सिंधु की। ये इंडियन गवर्नमेंट का ऑपरेशन था कि ईरान में इतना कुछ चल रहा है, इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स बन चुके हैं, इतनी ज्यादा चीजें एस्केलेट हो रही हैं, तो इट्स बेटर कि खासकर इंडियन स्टूडेंट्स को वापस लेके आया जाए। इंडियन स्टूडेंट्स के साथ साथ हमने श्रीलंकन स्टूडेंट्स को भी इवैक्यूएट करा था वहां से, और नेपाली स्टूडेंट्स को भी इवैक्यूएट करा था। तो वी आर बिहेविंग लाइक अ ट्रू लीडर के भले हमें उनसे कितनी भी प्रॉब्लम हो, बट जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे हेल्प की जरूरत होगी, वहां पे इंडिया पीछे नहीं हटेगा। तो बेसिकली इंडियंस को और स्टूडेंट्स को, आसपास के स्टूडेंट्स को हमने वहां से इवैक्यूएट किया बाय C-17 एयरक्राफ्ट। दिस इज बेसिकली ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, है ना। अब इस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हें याद आना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। याद आ रहे हैं तुम्हें कुछ? वी हैव ग्लोब मास्टर ऑल्सो, है ना, जो हमने यूएसए से लिया है। वी हैव AN-32 ऑल्सो, जो कि हमने यूक्रेन से लिया हुआ है। AN-32 पे तो हम इथेनॉल ब्लेंडिंग भी कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी न्यूज पिछले 1-2 साल में रही है लाइमलाइट में, तो यू शुड नो दिस। ऑपरेशन सिंधु इंडियन गवर्नमेंट का इवैक्यूएशन ऑपरेशन है ईरान से स्टूडेंट्स को लेने का। उसके बाद ऑपरेशन अभ्यास हुआ था, जिसे ऑपरेशन शील्ड भी कहा जाता है। ये बेसिकली सिविलियन डिफेंस ड्रिल। आई एम ऑल्सो सिविलियन, इसलिए मैंने अपनी पिक्चर डाली है इसमें। ओके, इसमें हम क्या करना चाहते हैं, लोगों में सिविक सेंस डेवलप करना चाहते हैं कि कभी भी वॉर लाइक सिचुएशन हो या कभी भी डिजास्टर भी आए, इंडिया में अर्थक्वेक आ जाता है, सुनामी आ जाती है, तो एक सिविक सेंस होता है कि लोगों को कैसे बिहेव करना चाहिए, कौन सी चीजों को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, किन को कॉल करना चाहिए, किन से हेल्प सीख करनी चाहिए और कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो इस सिविक सेंस को डेवलप, ऑब्वियसली ये ऑपरेशन सिंदूर का ही पार्ट था कि ब्लैकआउट्स हो जाते हैं तो लोगों को कैसे बिहेव करना है, एक कोऑर्डिनेटेड वे में नेशन को वॉर के अगेंस्ट कैसे बिहेव करना चाहिए। ये एक मॉक ड्रिल कराई गई थी ऑपरेशन अभियान, ऑपरेशन शील्ड के अंतर्गत, राइट। ओके, देर हुआ था ऑपरेशन ब्रह्मा। म्यांमार में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो भाई मिलिट्री कूप चल रहा है या सरकार है वहां पे, काइंड ऑफ वेरी कंफ्यूजिंग स्टेट चल रहा है वहां पे। बट हाँ, अर्थक्वेक आया था तब हमने उनको बचाया जरूर था ऑपरेशन ब्रह्मा के अंतर्गत। देखो, रिवीजन कैसे होता है, जब तुम चीजों को शांति से पढ़ो, जल्दी पढ़ो लेकिन जल्दबाजी में मत पढ़ो। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हें पक्का याद आ जाना चाहिए कि म्यांमार इंडिया से अलग कब हुआ था। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू म्यांमार, जो कि उस टाइम पे बर्मा कहा जाता था, वो इंडिया से अलग हुआ था, है ना। ये सारी चीजें तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। ऑपरेशन ब्रह्मा, देन ऑपरेशन सद्भाव, वही म्यांमार, वियतनाम और लाओस में आया था टाइफून, टाइफून यागी, नाम भी इसका बहुत ज्यादा जरूरी है। तब हमने वहां पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजा था।
व्हेन इन नीड इंडिया इज ऑलवेज देयर। म्यांमार कहाँ पड़ता है? म्यांमार तो यहाँ पड़ता है। इसके अलावा दिस इज लाओस, दिस इज वियतनाम, ये वाली इफेक्टेड एरियाज में इंडिया ने ऑपरेशन सद्भाव के थ्रू हेल्प भेजी थी। अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड नो कि म्यांमार के बॉर्डरिंग स्टेट्स कौन से हैं इंडिया में। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश आता है, उसके नीचे आता है नागालैंड, है ना, उसके नीचे आता है मणिपुर, उसके नीचे आता है मिजोरम। देखो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका बहुत ज्यादा जरूरी है और एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो नॉर्थ ईस्ट से बनता ही है, चाहे फेस्टिवल का क्वेश्चन आए या ज्योग्राफी वाइज क्वेश्चन आए, हिस्ट्री वाइज क्वेश्चन आए, करंट अफेयर्स वाइज क्वेश्चन आए, एक क्वेश्चन तो नॉर्थ ईस्ट का बनता है। तो यू शुड नो दिस प्लेसेस, ठीक है, यू शुड नो दिस प्लेसेस। ऑपरेशन सद्भाव, ओके, ये वाला एरिया कौन सा है? दिस एरिया, दिस इज योर स्ट्रेट ऑफ मलक्का, बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रूट्स, इकोनॉमी वाइज बिजनेस वाइज बहुत बड़ा ट्रेड रूट है ये। इसके साथ आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू राइट इन द कॉमेंट सेक्शन गलाथिया बे के बारे में। नाम सुना है कभी? ये कहाँ पड़ता है और ये इंडियन रिस्पेक्ट में हाउ दिस थिंग इज इम्पोर्टेंट। गलाथिया बे के बारे में बताओ, इसका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। देन ऑपरेशन शिवा, देखो ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन शिवा में कंफ्यूज नहीं होना है। ऑपरेशन शिवा इज रिगार्डिंग अमरनाथ यात्रा में हम यात्रियों की प्रोटेक्शन, यात्रियों को एक फैसिलिटेटेड वे में दर्शन टू एंड फ्रो हो जाए, उसलिए हमने ऑपरेशन शिवा को लॉन्च करा था कि वहां पे कोई न्यूसेंस एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। एंड व्हाट वाज ऑपरेशन महादेव, दैट वी आर गोइंग टू सी एट द एंड ऑफ द वीडियो, ठीक है, ओके। ऑपरेशन 11, अमृत स्नान जब हुआ था ना यूपी में, तब स्पेशल क्राउड मैनेजमेंट प्लान बनाया गया था, उसी स्पेशल क्राउड मैनेजमेंट प्लान को ऑपरेशन 11 नाम दिया गया। दिस वाज कमेंडेबल जॉब, यूपी सरकार ने ये करा था एंड दिस वाज वेरी डिसेंट। इतने ज्यादा क्राउड को मैनेज करना इज अ बिग थिंग और इन्होंने अच्छे से करा था ऑपरेशन 11। देन ऑपरेशन हॉक वाज देयर, सीबीआई के थ्रू ये लॉन्च हुआ था। हम क्या करना चाह रहे हैं इसमें? बेसिकली चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को कॉम्बैट करना चाहते हैं, साइबर क्राइम एसोसिएटेड विद दिस। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एज एन एस्पायरेंट, डिफेंस एस्पायरेंट, तुम्हें क्या याद आना चाहिए? क्या चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन के लिए तुम्हारे पास कोई आर्टिकल है इन दी कॉन्स्टिट्यूशन? यस, वी हैव आर्टिकल 24 विच सेज अबाउट चाइल्ड लेबर। वी हैव आर्टिकल 23 ऑल्सो जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर के अगेंस्ट जाता है ना। तो बेसिकली सीबीआई का ऑपरेशन हॉक, बच्चों को हम बचाना चाहते हैं साइबर क्राइम नेटवर्क से जो कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट ऑपरेशन ओलिविया, ओडिशा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है विद इंडियन कोस्ट गार्ड। हम करना क्या चाहते हैं? हम ऑलिव रिडली टर्टल को बचाना चाहते हैं यहाँ पे। अगेन एज अ डिफेंस एस्पायरेंट तुम्हें ये याद आना चाहिए, एफकैट ऐसा क्वेश्चन पूछता है, एयरफोर्स इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है? 2 फेब को मनाया जाता है, ओके। व्हाट इज द मोटो? व्हाट इज द मोटो? इट इज वयम रक्षामः, वयम रक्षाम। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए। क्या कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आता है? तुरंत से याद करके बताओ। देखो इंडियन कोस्ट गार्ड एमओडी में ही आता है, हालांकि ये प्रोमिनेंट मिलिट्री आर्म फोर्सेस में नहीं आता, आर्मी नेवी एयरफोर्स के पार्ट्स में नहीं आता। इंडियन कोस्ट गार्ड एक पैरामिलिट्री का ही पार्ट माना जाता है, बट ये एमओडी में आता है। बाकी सारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, बेसिकली पैरामिलिट्री इज नॉट अ टर्म, इट्स नॉट एन ऑफिशियल टर्म, ये हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं। बाकी की जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आती है, ठीक है। बट जो कोस्ट गार्ड है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है, इसका क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ऑपरेशन ओलिविया के थ्रू हम ऑलिव रिडली टर्टल को बचाना चाहते हैं एंड दिस रिवर इज इंपॉर्टेंट नाउ, ऋषिकुल्या रिवर, दिस इज वेयर, दिस इज इन उड़ीसा, दिस इज इन उड़ीसा, ठीक है, ओके, ऑलराइट। ऑपरेशन एटलांटा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये प्रूव करता है कि यार इंडिया तो अब बहुत ही बड़ा ग्लोबल लीडर की तरह इमर्ज हो रहा है। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यूरोपियन यूनियन की शिप्स इंडिया में आई और इंडियन नेवी के साथ इन्होंने नेवल एक्सरसाइज परफॉर्म करी। एक शिप आई थी इटली की, एक शिप आई थी स्पेन की, है ना, और इन्होंने इंडियन नेवी के साथ कोऑर्डिनेटेड नेवल
ड्रिल्ड और एक्सरसाइजेस करी। अंत ये ऑपरेशन अटलांटा का पार्ट है जिसको ऑलरेडी डिफेंस करंट अफेयर्स में मैंने कवर कर चुका है। आई होप यू हैव सीन दैट वीडियो। वहां से भी फॉर श्योर क्वेश्चन आने वाले हैं, मेक श्योर तुमने वो देख लिया हो, जाके चैनल पे देख लेना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑपरेशन अटलांटा के बाद आता है ऑपरेशन कगर। देखो, इंडिया का वो वाला इलाका जहाँ पे पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ है, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश भी है, पार्ट्स ऑफ तेलंगाना भी कह सकते हो, है ना, मतलब मिड पार्ट ऑफ इंडिया जो है, तेलंगाना वाला इलाका, थोड़ा सा उड़ीसा, है ना, थोड़ा सा झारखंड, ये वाले इलाके में रहते हैं माओइस्ट, ये वाले इलाके में लगते हैं नक्सलाइट, इसलिए इनको रेड कॉरिडोर कहा जाता है। रेड कॉरिडोर एरिया को सेव करना, नक्सलाइट से बचाने के लिए ऑपरेशन कगर यूज हुआ था। देखो, रेड कॉरिडोर को कॉम्बैट करने के लिए हमने सीआरपीएफ बनाई है, सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। नाउ इनके मोटो भी जानने बहुत जरूरी है, बहुत। ये एफकैट पूछता है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के मोटो तुम्हें पता होने चाहिए। इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है नेशन फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी इंस्पायरिंग भी है। फॉलो मी, फॉलो मी, फॉलो मी, नेशन फर्स्ट, फॉलो मी, सीआरपीएफ, ऑपरेशन कगर। इसके साथ साथ ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट और ऑपरेशन संकल्प जो है ना, ये भी नक्सलाइट इंसर्जेंसी के अगेंस्ट ही लॉन्च किए गए थे। रेड कॉरिडोर में ही ये ऑपरेट किए हैं, मैंने एक साथ लिस्ट कर दिए ताकि आगे जाके तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। कगर, ब्लैक फॉरेस्ट एंड संकल्प, याद रहेगा, याद रहेगा। ऑपरेशन डेविल हंट, देखो ये बांग्लादेश का ऑपरेशन है। बांग्लादेश की जो रीसेंट रेजिम है ना, वो चाहती है कि शेख हसीना के फॉलोअर्स को मार दिया जाए। उन्हें टारगेट कर रही है कि शेख हसीना के सपोर्टर्स अब बांग्लादेश में नहीं होने चाहिए। तो उस तरीके से ये शेख हसीना को जिस तरीके से भगा दिया रहा, उस तरीके से उनके सपोर्टर्स को भी भगा दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, चुप करा दिया जाएगा। दिस वाज ऑपरेशन डेविल हंट। देखो, अब है ना, बांग्लादेश की ज्योग्राफी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन नंबर 1 इज कि न्यूज में बहुत ज्यादा है बिकॉज ऑफ इट्स ओन अफेयर। दूसरा रीजन, ये अब एंटी इंडिया भी बन रहा है ना। ये कोशिश कर रहा है कि चाइना के साथ मिलके, पाकिस्तान के साथ मिलके अब इंडिया के चिकन नेक को चॉप कर दे, नॉर्थ ईस्ट को सेपरेट आउट कर दे। और असम के चीफ मिनिस्टर ने इनको बहुत अच्छा जवाब दिया है कि भाई, हमारे पास एक चिकन नेक है ना, बांग्लादेश तुम्हारे पास 2 चिकन नेक है, टाइम नहीं लगेगा, हम तुम्हें तो क्या ही बताएं यार, तुम पैदा हमने करा है, तुम्हें हम क्या ही बताएं कि इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ क्या है, इंडिया का फायर पावर क्या है, इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है, तुम हमें बता रहे हो, मतलब सीरियसली। तो दिस टाइम बांग्लादेश इज इम्पोर्टेंट, बांग्लादेश की ज्योग्राफी इज इम्पोर्टेंट और बांग्लादेश के अफेयर्स आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, ऑपरेशन डेविल हंट। ओके, आसपास देखो क्या हो रहा है इंडिया के, ऑपरेशन हिरॉफ कंडक्ट हो रहा है। ऑपरेशन हिरॉफ क्या है? देखो, पाकिस्तान के अंदर एक इलाका है बलोचिस्तान। बलोचिस्तान एक्चुअली मिनरल रिच है, बहुत बहुत रिसोर्सेज है यहाँ पे, लेकिन उसे पाकिस्तान अपना जो वो बच्चा होता है ना, अडॉप्टेड बच्चा, उसकी तरह ट्रीट कर रहा है, ये एक्सप्लॉइट कर ले रहा है मिनरल वगैरह खींच के। लेकिन जितना डिजर्व वो इक्वालिटी करता है, जितना डिजर्व वो डेवलपमेंट करता है, उतना डेवलपमेंट वहां पे नहीं हो रहा है। जस्ट लाइक बांग्लादेश, बांग्लादेश को उसने बस यूज करा है, यूज करा है, यूज करा है और फिर एक्सप्लॉइट करा है, उसको डेवलप नहीं करा कभी भी। तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम बांग्लादेश ने चाहा कि हम पाकिस्तान से अलग हो जाए। अभी सेम हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ, दिस टाइम बलोचिस्तान। बलोचिस्तान पाकिस्तान से अलग होना चाहता है और अपना एक अलग देश बनाना चाहता है। इनके फ्रीडम फाइटर्स ने अपने आप को बलोच लिबरेशन आर्मी बोला है, और बलोच लिबरेशन आर्मी जिस एरिया को अपना क्लेम कर रहे हैं कि दिस विल बी न्यू कंट्री बलोचिस्तान, वहां पे जितने भी पाकिस्तानी पोस्ट एंड कमांड्स थे, वहां पे इन्होंने अटैक करा है और इस ऑपरेशन को नाम दिया है ऑपरेशन हिरोफ। बलोचिस्तान को अगर तुम देखो तो बलोचिस्तान सिर्फ पाकिस्तान का पार्ट नहीं है, इसमें ईरान का भी पार्ट आता है। तो काइंड ऑफ दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रगलफुल कि पाकिस्तान से तो चलो फिर भी तुम अलग हो जाओगे, क्योंकि पाकिस्तान के पास बहुत सारे इश्यूज हैं अभी, उनके
5 टुकड़े हो सकते हैं, 4 टुकड़े हो सकते हैं, उस कगार पे पाकिस्तान आ चुका है। लेकिन ईरान में जो इलाका है उससे कैसे वो बलूचिस्तान लेगा, दिस इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट। अब तुम्हें ये जूम इन करके ना सब कुछ देखना है। दिस इज योर कैस्पियन सी, ईरान के बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं। अब ये क्वेश्चन बनेगा, अजरबैजान है यहाँ पे, इराक है यहाँ पे, सऊदी है, आसपास यहाँ पे पर्शियन गल्फ होगा, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज होगा, यहाँ पे चबाहर पोर्ट है, यहाँ पे बंदर अब्बास है। इस वाले इलाके को इस वाले इलाके को दुरंद लाइन कहा जाता है। ये सारी चीजें बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इस वाले लाइन को क्या बोला जाता है, रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है। ओके, जो डिस्प्यूटेड वाला इलाका है वो लाइन ऑफ कंट्रोल है, चाइना वाला डिस्प्यूटेड एरिया है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। नॉर्मल बाउंड्री को मैकमोहन लाइन कहा जाता है, मोहन लाइन, द नॉट विद नेपाल, विद चाइना, विद चाइना। तो ये सारे पोजीशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ध्यान होने चाहिए, ठीक है। वी शेयर बाउंड्री विद अफगानिस्तान ऑल्सो, 106 किलोमीटर की लाइन हम अफगानिस्तान के साथ भी शेयर करते हैं, ठीक है। ये है इंपॉर्टेंट है। बलूचिस्तान वाला ये इलाका है, बलूचिस्तान इंडिया को बॉर्डर नहीं करता, बट काइंड ऑफ फायदा तो है यार, पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी आए उतना ही इंडिया को फायदा भी होगा, ठीक है। कहीं और भी कुछ और चल रहा है, ऑपरेशन हस्कानिते, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में चल रहा है, चाद ने इसको लॉन्च करा है। पहले मैं चाहती हूँ कि एक बार तुम अच्छे से इसकी ज्योग्राफी देख लो। ये चाद है ना, यहाँ पे नाइगर, नाइजीरिया, कैमरून ये सब पड़ता है। अब प्रॉब्लम क्या है, नाइजीरिया का एक टेररिस्ट ग्रुप है जिसका नाम है बोको हराम। बोको हराम ये चाहता है कि वेस्टर्नाइजेशन बंद हो जाए, इस्लामिक लॉज लग जाए कंट्रीज पे। ये प्रो इस्लामिक ग्रुप है, इसलिए इसने नाइजीरिया का टेररिस्ट ग्रुप है, इसने चाद के बहुत सारे मिलिट्री ऑफिसर्स को बाहर डाला था एज अ मिलिट्री ऑपरेशन, कि तुम क्यों वेस्टर्नाइजेशन को अडॉप्ट कर रहे हो, क्यों वेस्टर्न एजुकेशन को तुम अडॉप्ट कर रहे हो, तुम्हें इस्लामिक लॉज को इम्पोज करना चाहिए। तो ये बहुत टेररिस्ट ग्रुप को शांत करने के लिए चाद ने ये ऑपरेशन हस्कानिते लॉन्च करा था, बोको हराम को कॉम्बैट करने के लिए। बट उसी के साथ यहाँ पे 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज लेक चाद, कौन कौन सी कंट्री को बॉर्डर करता है ये, नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून और चाद, इन सारे कंट्रीज को ये बॉर्डर करता है, ठीक है। ये चीज याद रहेगी, ये आने वाला है क्वेश्चन यार, मुझे बहुत अंदर से इंस्टिंक्ट्स आ रहे हैं कि ये क्वेश्चन तो इस बार आएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से कंट्रीज से पास होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, कौन कौन से कंट्रीज से पास होता है। देखो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि ये नाइजीरिया से हल्का सा पास होता है, लिबिया, इजिप्ट, और यहाँ पे माली, मोरिशियाना, सहारा, यहाँ से सबसे पास होके ये लाइन जाती है। तो ये कंट्रीज तुम्हें याद होने चाहिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से कंट्रीज से पास होती है ये तुम्हें ध्यान होना चाहिए। इंडिया में भी कौन सी होती है वो तुम याद कर लोगे। पॉज दिस वीडियो फॉर अ व्हाइल, कितने स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, व्हाट दो स्टेट्स आर, ये चीजें तुम्हें याद आनी चाहिए। चलो वेल आगे चलते हैं। ऑपरेशन स्पाइडर वेब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यार, ये यूक्रेन का ऑपरेशन है, रशिया को अटैक करा है, इसे एक बहुत ही ज्यादा सीक्रेटिव और कोवर्ट ऑपरेशन बोला गया। इसके अंतर्गत ड्रोन अटैक किया गया, रशियन बॉम्बर्स डिस्ट्रॉय कर दिए, एंड दिस वाज अ बिग सक्सेस। मतलब शांति से, ऑब्वियसली तुम सोचोगे कि रशिया के डिफेंस सिस्टम को क्या हो गया, फिर उसने डिटेक्ट नहीं करा क्या। S-400 जो हमने रशिया से लिया था, तो उसके पास तो और स्ट्रॉन्ग होगा ना, स्ट्रॉन्गर वर्जन है। S-500 भी है उसके पास, और गन मिलिटरली रशिया इज मच मच स्ट्रॉन्गर। उसने डिटेक्ट कैसे नहीं करा, उसने इसलिए डिटेक्ट नहीं करा क्योंकि ये ऑपरेशन में जो ड्रोन थे वो यूक्रेन से उड़ के नहीं गए थे, वो बॉर्डर क्रॉस करके गए थे। बॉर्डर क्रॉस करे ऑपरेशन, मतलब बाई रोड उन ट्रक के अंदर ड्रोन्स को भर के गए, और फिर रशिया के अंदर से ही ड्रोन अटैक कर दिया गया रशियन बॉम्बर्स पे, और रशियन बॉम्बर्स हो गए डिस्ट्रॉय। दिस इज अ बिग एम्बैरेसमेंट फॉर रशिया, ठीक है। कौन से ड्रोन यूज हुए थे, FPV, फर्स्ट पर्सन ड्रोन्स। यार यूक्रेन एक ऐसा कंट्री है जिसने अपनी एक पूरी ड्रोन यूनिट बनाई हुई है ना, ड्रोन यूनिट बनाई हुई है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडर्न वॉरफेयर इज UAV, अनमैन्ड एरियल व्हीकल।
इसके बारे में एमसीक्यूज हमें करने हैं अगेन। हमारे पास कौन कौन से ड्रोन्स हैं, कौन से इंडियन ओरिजिन है, कौन से इंपोर्टेड है, ये हम करेंगे एमसीक्यूज में करेंगे, वेट फॉर दैट। ठीक है, ऑपरेशन स्पाइडर वेब, दिस इज यूक्रेन का। यूक्रेन को किसका सपोर्ट है भाई? नाटो का सपोर्ट है ना अब, तो इसलिए वो नाटो के सपोर्ट से नाच रहा है ना। ठीक है, देन आता है ऑपरेशन समर्पण। ऑपरेशन समर्पण यार ये बहुत मस्त ऑपरेशन, तुम मतलब इमेजिनेशन देखो, इसमें कितना बड़ा विजन है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है। हम चाहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि डिस्प्यूटेड लाइन है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इसे हम अरुणाचल प्रदेश तक खींच के लेके जाना चाहते हैं। अरुणाचल प्रदेश से खींच के लेके जाना चाहते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सर्विलियंस होगा, ताकि चाइनीज इनफिल्ट्रेशन हो तो हमें पता चल सके, तुरंत से हमारे रडार उसको सेंस कर ले और हम ऑपरेशन रेडी हो जाए। चाइनीज ड्रोन, चाइनीज फाइटर जेट, चाइनीज मूवमेंट, चाइनीज ट्रूप्स, चाइनीज मिसाइल्स, चाइनीज एनी स्मॉल और बिग इक्विपमेंट को ये पता लगा लेगा, और हम हमारी सॉवरेनिटी, हमारी टेरिटरी की सॉवरेनिटी अब प्रोटेक्टेड रहेगी। दिस ऑपरेशन इज लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी, दिस इज ऑपरेशन समर्पण। चाइना को रोकने के लिए हमने ये बनाया है, ठीक है। नो मोर गलवान वैली वाला इंसिडेंट, नो मोर इनफिल्ट्रेशन इन पैंगोंग त्सो लेक, नो मोर क्लेमिंग ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अब इन्हें अपनी औकात में, अपने लिमिट में रहना पड़ेगा, ठीक है। ऑपरेशन समर्पण इट इज। अब जो हमारा ये देखो, सीएपीएफ वाले बच्चों के लिए ये इनसाइट डेवलप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिफेंस से रिलेटेड जितने भी एसेज आते हैं, वॉरफेयर से रिलेटेड जितने भी एसेज आते हैं, उनमें तुम्हें ये चीज ऐड करनी पड़ेगी। मॉडर्न वॉरफेयर, मॉडर्न वॉरफेयर क्या है? इट इज नॉट जस्ट इक्विपमेंट्स, इट इज मॉडर्न इक्विपमेंट। मॉडर्न इक्विपमेंट में हमारा यूएवी भी आ जाता है। इसके अलावा केमिकल वॉरफेयर, बायोलॉजिकल वॉरफेयर इज ऑल्सो अ थिंग नाउ। बायोलॉजिकल वॉरफेयर कोरोना को माना जाता था, है ना। इसके अलावा इंटेलिजेंस इज ऑल्सो मीडियम ऑफ वॉरफेयर, साइलेंट वॉरफेयर जिसको कहा जाता है। इसके अलावा अब हम स्पेस वॉरफेयर तक भी पहुंच चुके हैं, स्पेस वॉरफेयर तक भी पहुंच चुके हैं। ऑपरेशन आकाश सेतु, ट्राई सर्विसेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों इसमें इन्वॉल्व हैं। हम करना क्या चाहते हैं? हमारी जितनी भी सैटेलाइट्स हैं उनको हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, एंटी सैटेलाइट अटैक्स से हम बचना चाहते हैं। इसमें हमने ऑफ कोर्स डीआरडीओ, इसरो की भी हेल्प ली है, रॉ की भी हेल्प ली है, एयरफोर्स का इंटीग्रेटेड स्पेस सेल की भी हेल्प ली है। सारी एजेंसी, सारी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर अब स्पेस इंटेलिजेंस, स्पेस मिलिट्री इक्विपमेंट, स्पेस मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, स्पेस मिलिट्री ऑपरेशंस भी कंडक्ट करेंगे। आकाश सेतु, जिसमें हम एंटी सैटेलाइट अटैक से बचना चाहते हैं और उसे रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। यू गॉट इट? ठीक है। अब ये कुछ मिशंस हैं जो कि थोड़े से पुराने हैं लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग है। ऑपरेशन गंगा, क्या तुम्हें याद आ रहा है ऑपरेशन गंगा किस लिए था? नन ऑफ द अबव। ऑपरेशन गंगा हम यूक्रेन से लोगों को इवैक्यूएट करना चाह रहे थे, क्योंकि वहां पे वॉर लाइक सिचुएशन शुरू हो गई थी, चीजें एस्केलेट होना शुरू हो गई थी, तो वहां का इवैक्यूएशन मिशन है। ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन अजय में हम इजराइल और गाजा कॉन्फ्लिक्ट में इंडियन स्ट्रैंडेड जो थे उनको बचाना चाहते थे। ऑपरेशन दोस्त में एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का मिशन था। टर्की और सीरिया में जब अर्थक्वेक आया था तब हमने लोगों को वहां पे हेल्प करी थी, लोगों को बचाया था, रेस्क्यू करा था। पुराने मिशन है ये लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये भी कुछ मिशन हैं जो अब पूछे जा सकते हैं जो पुराने हैं। ऑपरेशन अमानत और ऑपरेशन राहत, ये दोनों आरपीएफ के मिशन है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के, रेलवे पुलिस फोर्स के आपके ऑपरेशन है। अमानत इस जिसमें हम लगेज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अगर मेरी कोई चीज खो गई है रेलवेज में तो ऑपरेशन अमानत के थ्रू आई कैन रिकवर इट। ओके, ऑपरेशन आहत के अंतर्गत हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना चाहते हैं, आर्टिकल 23। ओके, और ऑपरेशन देवी शक्ति जो है ये इंडियन आर्मी का मिशन है, ये तुम्हें याद होना चाहिए, टू इवैक्यूएट ऑल द इंडियंस फ्रॉम अफगानिस्तान। राइट राइट। उसके बाद आता है ऑपरेशन केलर। ऑपरेशन केलर आया था ऑपरेशन सिंदूर
के आसपास, ऑपरेशन सिंदूर के आसपास। अभी वी आर गोइंग क्लोजर टू ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन केलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडियन आर्मी के थ्रू लॉन्च्ड ये ऑपरेशन है। हम क्या चाहते हैं इसमें? हम चाहते हैं लश्कर ए ताइबा के जितने भी टेररिस्ट हैं हम उन्हें न्यूट्रलाइज करें इन दी जम्मू कश्मीर एरिया, इन दी जम्मू कश्मीर एरिया। जम्मू कश्मीर एरिया में ही हमने एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस जो लॉन्च करे थे वो नादिर, तिक्का और त्राशी है। एक साथ पढ़ लेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। केलर, नादिर, तिक्का, त्राशी ये एंटी टेरर ऑपरेशंस हैं, एंटी टेरर स्ट्राइक्स है इन द एरिया ऑफ जम्मू कश्मीर। अच्छा, ये ऑपरेशन सिंदूर के टाइम का है। ओके, तो पाकिस्तान ने कुछ नहीं करा था क्या तब? पाकिस्तान ने भी करा था ऑपरेशन बुयान उल मरसूस नाम का, आयरन वॉल नाम मतलब होता है इस नाम का। पाकिस्तान ने इंडिया पे ये मिशन लॉन्च करा था। इट वाज अ रिटेलिएशन फॉर इंडियाज ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें उसने JH-17 थंडर हाइपरसोनिक मिसाइल यूज करी थी। एंड अकॉर्डिंग टू सो कॉल्ड ऑपरेशन, ये सारे अटैक करे थे उन्होंने। हालांकि अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट और ये अटैक सक्सेसफुल हुआ नहीं था। हमने सारे इंटरसेप्ट कर लिए थे इनके अटैक्स और इंडिया वाज प्रोटेक्टेड। बट स्टिल ये सारे इलाके याद रखने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। दिस इज योर आर्टिलरी पोजिशन, द्रांग यारी, उरी के पास उन्होंने अटैक करा था, उधमपुर एयरबेस पे करा था, ब्रह्मोस की बैटरी साइट पे करा था नागरोता में, पठानकोट एयरफील्ड पे उन्होंने अटैक करा था। इसके अलावा ब्रह्मोस की जो स्टोरेज साइट है उस पे उन्होंने अटैक किया था, ब्यास के पास, आदमपुर के पास किया था और भुज के पास किया था अकॉर्डिंग टू देम। लेकिन कोई भी अटैक इनका सक्सेसफुल नहीं रहा था। इंडिया इंटरसेप्टेड इट वेरी वेल। इंडिया की इक्विपमेंट अब बहुत ज्यादा हाई फाई हो चुकी है। इनके एयरबेस भी याद रखना, नूर खां, मुरीद एयरबेस और राफिकी एयरबेस। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजिक लोकेशंस यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस लाइन ऑफ कंट्रोल, दिस पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर, ये चाइनीज एडमिनिस्ट्रेड साइटिंग, ये डिस्प्यूटेड एरियाज है। ठीक है, ओके। फिर अपना रिसेंट ऑपरेशन महादेव, जिसमें हमने फाइनली 3 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया जो कि पहलगाम अटैक में इन्वॉल्व थे। इस ऑपरेशन को 14 दिन लगे गए। हालांकि बहुत लोग इसको मान नहीं रहे हैं। 14 दिन ऑपरेशन चला। इंडियन आर्मी वाज इन्वॉल्व, CRPF वाज इन्वॉल्व, JNK पुलिस वाज इन्वॉल्व। चाइनीज इक्विपमेंट यूज करने की वजह से ये पकड़े गए। ऑपरेशन महादेव नाम क्यों दिया गया? लोग क्लेम कर रहे हैं कि आप इसमें रिलीजन बीच में ला रहे हो। एक्चुअली ये लोग जहाँ पे छुप के रह रहे थे वो पीक का नाम महादेव पीक था नियर श्रीनगर, इसलिए इसे ऑपरेशन महादेव नाम दिया गया था। नाउ इट्स टाइम फॉर व्हाट? ऑपरेशन सिंदूर। लेट अस डू सम गुड MCQ अबाउट इट। लेकिन पहले एक बैकग्राउंड देख लेते हैं। क्वेश्चन डिटेल में आएगा, कंफ्यूज नहीं होना। लेट अस हैव अ डिटेल ऑफ इट एंड देन दी MCQ। 22 अप्रैल से शुरू हुआ है पहलगाम अटैक से, जहां पे 26 लोग मारे गए। तेरा धर्म क्या है? नॉन मुस्लिम? यू नो व्हाट हैपेंड? कश्मीर को स्विट्जरलैंड बोला जाता है इंडिया का, और उसी कश्मीर की 22 रन बैली ने धर्म पूछकर मार दिया। इसमें एक नेपाली भी था। इसके अलावा हमारे इंडियन नेवी ऑफिसर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, ये भी मारे गए। कौन कर सकता है ये? यस, राइट, यस, पाकिस्तान। पाकिस्तान का टेरर ग्रुप द रेजिस्टेंस फ्रंट, TRF ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी नालायक ने, मैंने मारा करके। इसके बाद सीरीज ऑफ इवेंट्स शुरू होते हैं। पहली फुर्सत में बॉर्डर बंद करी गई। फिर बोला गया है पाकिस्तान हाई कमीशन ऑफिशियल्स, मुझे कोई नहीं चाहिए, 24 घंटे में निकलो। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया। पाकिस्तानी वीजा कैंसिल किया गया। जितने पाकिस्तानी नेशनल्स थे उन सबको निकाला गया, भाई 48 आवर्स में निकलो कंट्री से। फिर हमने इतना कुछ किया, पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा क्या? पाकिस्तान ने भी करा। क्या करा? शिमला एग्रीमेंट तोड़ दिया। अच्छा, इसको भी देखेंगे कि क्या था शिमला एग्रीमेंट में, तोड़ने से क्या फर्क पड़ता है और जुड़ा कब था ये। लेकिन अभी तक तुम ये देख रहे होंगे कि ये काफी इकोनॉमिक अटैक था या काफी डिप्लोमेटिक अटैक था, क्योंकि मीनवाइल हम प्रिपेयर कर रहे थे। इंडियन नेवी ने मिसाइल्स टेस्ट फायर करी। 70 किलोमीटर रेंज, भाई पाकिस्तान जैसे 2 कंट्रीज उड़ जाएंगे उसमें तो। हाँ,
surface to air missile. INS Surat was involved in this. INS Surat जो कि 4th विशाखापट्टनम क्लास की शिप है. You need to write in the comment section कि दूसरे 3 शिप्स कौन से हैं विशाखापट्टनम क्लास के और कौन सा प्रोजेक्ट इसमें इन्वॉल्व है इंडियन नेवी का, है ना. अच्छा, हम ये कर रहे थे तो पाकिस्तान को भी कुछ तो करना ही पड़ेगा ना भाई. पाकिस्तान ने भी किया, अपनी अब्दाली मिसाइल को लॉन्च कर. अब्दाली मिसाइल के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं. ये पाकिस्तान के सुपर को नहीं बनाई है. जो चीज मैं बोल रही हूँ ना, मेक अ नोट ऑफ इट. I know you are very excited, angry and frustrated on our neighbor, but you have to make a note of it. यही अब्दाली मिसाइल बांग्लादेश को दी गई थी हमारे खिलाफ यूज करने के. मतलब जिसको पैदा हमने कराया है वो हमें आके दिखा रहा है. अब इसी एनालिसिस में बोला जाता है कि वो दिन दूर नहीं कि इंडिया एक 3 फ्रंट वॉर लड़ेगा. पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना अपॉर्चुनिटी थोड़ा खो देगा. China will take a huge opportunity out of this geopolitical crisis. All right? आगे देखते हैं क्या होता है. 7 मई को रात के 1:28 पे हमारे राफेल उड़ते हैं. राफेल से निकलती है स्केल्प मिसाइल, हैमर बॉम्ब और उसके साथ साथ कामिकाज़े ड्रोन्स का अटैक होता है. एंड वो ऑपरेशन सिंदूर नॉट टेररिस्ट बेसिस पे अटैक किया जाता है इन पाकिस्तान एंड इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि बहुत सारे टेररिस्ट को मारता है. फॉलोड बाय अ ब्रीफ बाय विंग कमांडर व्योमिका सिंह, कर्नल सोफिया कुरैशी एंड फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री. ये ब्रीफिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी. अच्छा, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं रिगार्डिंग आवर रेंजेस, कैपेबिलिटी, एम्यूनिशंस. बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, वन बाय वन करेंगे. लेकिन पाकिस्तान कैसे पीछे रहेगा. अच्छा, हम कुछ करें और पाकिस्तान उसको फिर फॉलो अपना ले. गुस्सा आया पाकिस्तान को कि इतना नुकसान करा दिया, तो उन्होंने करा ड्रोन अटैक इंडिया के बहुत सारे सिटीज पे. लेकिन यार सतयुग में भी हम सुदर्शन चक्र के छत्र छाया में थे और कलयुग में भी नहीं. ड्रोन अटैक को न्यूट्रलाइज किया जाता है, कोई ड्रोन उनका फटता नहीं है. उल्टा हमने उनकी डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया जो कि चाइना से आई हुई थी. सो अ बिग बिग विन फॉर इंडियन आर्म फोर्सेस. ऑपरेशन सिंदूर अभी कंटिन्यू ही हो रहा था कि ऑपरेशन केलर लॉन्च हो जाता है. दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि 13 मई को ऑपरेशन केलर के अंतर्गत 3 आतंकवादी मारे गए, जिसमें से एक शाहिद कुत्ता था जिसे टीआरएफ का चीफ माना जाता है. ही इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर दिस टेररिस्ट बेसेस एंड कैंप्स. ये चीज होती है. अब हमें 1 बाय 1 एमसीक्यूज को अप्रोच करना है. यहाँ पे मैं कोशिश करूंगी 360 डिग्री रिविजन कराने का, चीजों को रिलेट कराने का. लेकिन बिफोर आई सॉल्व दिस क्वेश्चन तुम्हारा अटेम्प्ट ऑलरेडी हो जाना चाहिए. समझ आ रही है बात? ओके, पहले ऑपरेशन सिंदूर से डायरेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जो तुम्हें सिंपल लगेगा क्योंकि आजकल 24 घंटे हम इन्हीं की न्यूज सुन रहे हैं. लेकिन जो डिफेंस इक्विपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी आएंगे, उसे मिस नहीं कर सकते हो. सो ऑपरेशन सिंदूर वाज लॉन्च्ड इन रिस्पांस टू विच टेरर अटैक. भाई उरी अटैक तो हमने बहुत अच्छे से जवाब दिया, बहुत अच्छे से. कोवर्डली अटैक क्या बोला था सनम तेरी कसम वाली हीरोइन ने? इंडिया ने ये कोवर्डली अटैक करा है. तो इसे क्या कहते हैं? पुलवामा अटैक और पहलगाम अटैक को क्या कहते हैं? सही आंसर दिया यार मतलब हमारे हीरो ने. दिस वाज द फॉलो अप ऑफ पहलगाम अटैक, ऑपरेशन सिंदूर, है ना. हाउ मेनी टेरर कैंप्स वर टारगेटेड ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन सिंदूर? भाई 9 टेरर कैंप्स को हमने टारगेट करा था. कुछ इसमें से पीओके में लाई करते हैं और कुछ एक्चुअल पाकिस्तान में लाई करते हैं. 9 टेररिस्ट बेसिस को हमने मारा है, लेकिन और भी है, से भी हमें छोड़ना नहीं है, अभी भी पकड़ बना के रखनी है. Who was India's foreign secretary during ऑपरेशन सिंदूर? ये जो ट्रायो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री साहब, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह. ये ट्रायो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इन पे इंडिविजुअल क्वेश्चन बहुत बनेगा. मतलब ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना इंडिया का वो बहुत तगड़ा किया है. मतलब दिस प्रेजेंटेशन, एक तो ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में एक बहुत बेहतरीन और पावरफुल नाम है और ऊपर से इनका रिप्रेजेंटेशन. दिस इज शोइंग सेक्युलरिज्म ऑफ इंडिया, पावर ऑफ इंडिया एंड विमेन पावर ऑफ, मतलब विमेन एम्पावरमेंट इन ट्रू सेंस. वो कहते हैं ना कि अगर तुम्हें किसी देश की तरक्की देखनी है या वो देश की ग्रोथ देखनी है, 2 चीजें देख लो. एक तो विमेन पार्टिसिपेशन इन लीडरशिप और विमेन लीडरशिप एज अ होल.
ये दो चीज देख लो, सब चीजें क्लियर हो जाएगी तुम्हें। मतलब सो मेनी थिंग्स लाइज इन दी सबसेट ऑफ दीज टू थिंग्स। वीडियो को पॉज करके सोचना जरूर। विमेन पार्टिसिपेशन इन लीडरशिप एंड विमेन लीडरशिप इटसेल्फ। ओके, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन बनता है बहुत बार, इससे पहले भी जितने ऑपरेशन हुए हैं, एक सवाल पूछा जाता है कि उस टाइम पे इंडियन आर्म फोर्स को लीड कौन करता था। तो इसलिए हमें याद रखना होगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और चीफ ऑफ एयर स्टाफ अमरप्रीत सिंह। ये लीडरशिप है जिसका नाम हमें याद रखना हो। ऑलराइट, who was first Indian officer, women officer to lead an Indian contingent and the only women commander among 18 participating nations at ASEAN plus multinational military exercise. फोर्स 18 की पहली महिला, पहली इंडियन महिला कौन रही है? यू नो कौन है ये, है ना? कर्नल कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी। इन्होंने यूएन में भी पार्टिसिपेट करा है। ओके, व्हिच टाइप ऑफ ड्रोन कामिकाजे ड्रोन? अब हम टेक्निकल क्वेश्चंस में घूम रहे हैं, घुसेंगे। कामिकाजे ड्रोन्स, देखो अलग अलग टाइप के ड्रोन्स हो सकते हैं। इसके लिए तुम वो वाली वीडियो भी मेरी रेफर करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। एवरीथिंग अबाउट इंडियन डिफेंस फोर्सेस, एंड नाउ इट इज वेरी हाई टाइम एंड ऑल्सो द नीड ऑफ एन आवर कि तुम इंडियन डिफेंस फोर्सेस के बारे में सब जानो। आई बटन पे भी उसका लिंक होगा, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक होगा। आफ्टर दिस वीडियो यू हैव टू गो थ्रू दैट वीडियो ऑल्सो। तो एक तो रिकनेसेंस ड्रोन्स हो सकते हैं, रीयूजेबल ट्रेनिंग ड्रोन्स हो सकते हैं कि हाँ भाई ट्रेनिंग पर्पसेस से ही ड्रोन काम करते हैं, या कम्युनिकेशन रिले ड्रोन हो सकते हैं, और एक होते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग, जिसे सुसाइडल ड्रोन्स भी कहा जाता है, कि वो खुद को डिस्ट्रॉय करके उस टारगेट को डिस्ट्रॉय करते हैं। कामिकाजे ड्रोन्स जो कि ऑपरेशन सिंदूर में बहुत ज्यादा यूज हुए हैं। अगर वो वीडियो देखोगे तो उसमें तुम्हें पता चलेगा हमने हर यूएवी, हर हेलीकॉप्टर, हर फाइटर जेट को अच्छे से कवर करा है ना? इंडिजिनियसली डेवलप्ड हमारा निशांत है, रुस्तम है, नेत्रा है, हंटर है ना? ये सारे मेन ड्रोन्स क्या होते हैं ये तुम देख पाओगे यहाँ पे। ये स्मॉल ड्रोन्स हैं, ये लो एल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज, ये लाल करके इसे बोल सकते हो, ऐसे लेल करके, ये लेल ड्रोन्स। मेल ड्रोन्स क्या होते हैं? जो मीडियम एल्टीट्यूड पे फ्लाई करते हैं। हेल क्या होते हैं? जो हाई एल्टीट्यूड पे फ्लाई करते हैं। और देन इट कम्स हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस बट लो ऑब्जर्वेबल हमारे ड्रोन्स, है ना? हाल में हमारे एक और ड्रोन आता है, दैट इज योर रुस्तम, रुस्तम ड्रोन, रुस्तम 2 ड्रोन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके साथ इसके अलावा अबाक सिस्टम तुम्हें कौन से में मिलेगा? नेत्रा 2 में मिलेगा। लॉइटरिंग इमिनेशन हरोप ड्रोन, ये हमने बहुत ज्यादा यूज किया है ऑपरेशन सिंदूर में। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स तुम्हारे स्टैटिक करंट डिराइव्ड स्टैटिक डिराइव्ड करंट दोनों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो डिफेंस वाली वीडियो में जाके इसको अच्छे से पढ़। ठीक है, अच्छा, व्हाट टाइप ऑफ ड्रोन स्काई स्ट्राइकर इज? भाई स्काई स्ट्राइकर ड्रोन हमारा इंडिया का सीक्रेट वेपन है ऑपरेशन सिंदूर का। ये एक टाइप का कामिकाजे ड्रोन है जिसे अभी मैंने कहा सुसाइडल ड्रोन कहा जाता है। डिजाइन्ड फॉर प्रिसिजन स्ट्राइक, इट कैन लॉइटर ओवर टारगेट एंड डिलीवर एक्सप्लोसिव्स विद हाई एक्यूरेसी, मेकिंग इट हार्ड टू डिटेक्ट एंड काउंटर। राइट, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है कि कितने टारगेट को हमने ड्रोन से मारा था, कितने को मिसाइल से मारा था, ये रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास अभी। लेकिन भाई लॉइटरिंग ड्रोन तो हमारा बस था, कामिकाजे ड्रोन, द स्काई स्ट्राइकर इट इज, नाम याद रखना। All right. What is the name of India's first indigenous kamikaze drone? इंडिया का बना हुआ कामिकाजे ड्रोन कौन सा है? नागास्त्र 1, नागास्त्र 1। इसके बारे में थोड़ा सा जानो। इसकी रेंज ऑटोनोमस मोड 30 किलोमीटर्स, मैन इन लूप 15 किलोमीटर्स, 60 मिनट्स तक ये फ्लाई कर सकता है। मोर देन 75% ऑफ पार्ट्स आर इंडिजिनस मेड। Kamikaze mode neutralize any hostile threats within the accuracy of 2 meters using GPS। इसमें GPS भी लगा हुआ है। तो नागास्त्र 1 क्या होता है? ऐसे सवाल अपकमिंग सीडीएस, AFCAT, CAPF, टेरिटोरियल आर्मी के एग्जाम्स में, एनडीए एग्जाम्स में रेडी रहना। ऑलराइट, which of the following is India's first combat drone? इंडिया का फर्स्ट कॉम्बैट ड्रोन हमारा रुस्तम 2 है, रुस्तम 2। इफ यू वांट आई कैन मेक डेडिकेटेड वीडियो ऑन all UAVs across India also and global also, कि कौन सी UAVs हमारे इजराइल के पास है, अमेरिका के पास है, रशिया के पास है, यूक्रेन के पास है। यूक्रेन के पास तो अपना पूरा ड्रोन यूनिट है, मिलिट्री यूनिट है। ये अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है
ध्यान रखना, क्या बोला मैंने? ड्रोन यूनिट कहाँ है? यूक्रेन में। यूक्रेन के पास अपना खुद का ड्रोन मिलिट्री यूनिट है। तो बस यार अब हम टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर में जा रहे हैं, घुस रहे हैं, तो यू नो भाई हमारी टेक्नोलॉजी। ओके, which of the following statement is true regarding hammer bombs? Hammer bombs जो रफेल में अटैच होता है, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखो। Highly agile modular munition extended range. This is your hammer guided bomb. Okay. ये बेसिकली एयर टू सरफेस है, क्योंकि ये रफेल में अटैच है तो ऑब्वियसली एयर से सरफेस में स्ट्राइक करेगा। गाइडेड म्यूनिशन वेपन है विद एक्सटेंडेड स्टैंड ऑफ कैपेसिटी। यूरोपियन डिफेंस कंपनी सैफ्रन ने इसे बनाया है और इसे ग्लाइड बॉम्ब भी कहा जाता है। फायर एंड फॉरगेट कैपेसिटी है इसमें। इनसेंसिटिविटी टू जीएनएसएस डिनाइड एनवायरनमेंट सेट्स इट अपार्ट फ्रॉम अदर गाइडेंस किट करेंटली इन द इन्वेंशन। क्या ये एक सर्विलियंस ड्रोन है? नहीं, ये एक बॉम्ब है। इट इज लॉन्च ओनली फ्रॉम सी। ये क्या बात हो गई? जहां ओनली लगता है वहां पे कान खड़े हो जाने चाहिए, आंखें चौकन्नी हो जानी चाहिए तुम्हें, है ना? ओके, इट इज ग्लाइड टाइप ऑफ एयर टू ग्राउंड प्रिसिजन वेपन। बिल्कुल सही बात है। और क्या इसकी रेंज 10 किलोमीटर है? ना, अरे भाई इसकी 70 किलोमीटर तक तुम एक्सटेंड कर सकते हो। क्या आप बात कर रहे हो? ये सारे अटैचमेंट्स तुम्हें रफेल पे मिल जाएंगे। स्कैल्प मिसाइल हो गया, मेटियोर मिसाइल हो गई, मीका मिसाइल हो गई, इसके अलावा अस्त्रा मिसाइल हो गई, है ना? ओके, बेसिकली दिस इज योर 4.5 जनरेशन। हमारे पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है अभी। 4.5 जनरेशन है। डसॉल्ट रफेल, मतलब डसॉल्ट कंपनी ने इसको बनाया है, ये फ्रांस से बिलोंग करता है। 2 इंजन हैं इसके पास। पावर ये इसको सुपरसोनिक स्पीड देता है, मैक 1.8 की स्पीड से आगे चलता है। कॉम्बैट रेडियस इसका 1000 किलोमीटर के अराउंड है। इसके पास एसा रडार है, स्पेक्ट्रा ईडब्ल्यू सिस्टम है, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम है। काफी एडवांस्ड फाइटर क्राफ्ट है हमारा। एयर टू एयर मिसाइल मिल जाएगी, बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली मिल जाएगी, ये AFCAT का क्वेश्चन है। मीका मिसाइल मिल जाएगी, एयर टू ग्राउंड मिसाइल जो इस बार हमने यूज करा है, स्काल्प और हैमर बॉम्ब्स। एंटी शिप मिसाइल मिल जाएगी इसमें, और इसके वेरिएंट्स भी है। राफेल एम के बारे में अभी अभी तुमने सुना होगा कि हमने बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है। राफेल एम विल बी यूज्ड बाय इंडियन नेवी। समझ आ रही है बात? ओके, दिस वाज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा स्काल्प मिसाइल, ये क्या है? स्काल्प मिसाइल जिसको स्टॉर्म शेडो भी कहा जाता है, स्टॉर्म शेडो, ये अटैच्ड है हमारे रफेल के हार्ड पॉइंट्स में। रफेल जेट कम्स विद द स्कार्प एयर टू ग्राउंड क्रूज मिसाइल। एयर टू ग्राउंड क्रूज मिसाइल है ये, डेवलप्ड बाय ब्रिटेन एंड फ्रांस। अच्छा, इसे तुम कहां कहां से लॉन्च कर सकते हो? टॉर्नेडो फाइटर जेट से, एरो फाइटर टाइफून से, रफेल से और मिराज 2000 से तुम इसको टारगेट कर सकते हो। ठीक है, ओके। हैमर मिसाइल के बारे में तो हम जान ही चुके हैं। ऑलराइट, which of the following is referred to as India's सुदर्शन चक्र? इंडिया का सुदर्शन चक्र हमारा S-400 मिसाइल डिफेंस। कहां से लिया है हमने ये? इंडिया प्रोक्योर्ड दिस S-400 प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम फ्रॉम विच कंट्री? रशिया से। जब इसको हम ले रहे थे ना, बहुत खतरा था। अमेरिका के ना, अमेरिका और रशिया का हमेशा कोल्ड वॉर तो चलता ही रहता है। तो अमेरिका हम पे सैंक्शंस डाल देगा, यहाँ का ऑपोजिशन कुछ और कह रहा है कि यार हम क्यों ले रहे हैं, मेड इन इंडिया क्यों नहीं कर रहे हैं। बट आवर गवर्नमेंट सेंस्ड कि यार इसकी अभी तो जरूरत है, अभी लो वी हैव टू टेक इट। उसके बाद इंडिजिनस प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं जिस पे क्वेश्चन आएगा, लेकिन अभी ये याद रखो, S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम रशिया से हमने लिया है, जिसको हमने रीनेम करा है सुदर्शन चक्र। और ये हमारी इंडिया की लाज रख गया यार, मतलब इतने ड्रोन अटैक्स फेल करे, इतने ड्रोन अटैक्स फेल करे, बोल रही। इसके अलावा हमें याद रखने होंगे कि ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ये कौन कौन से वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग है। मतलब फर्स्ट तुम्हारा S-500, हमारे पास S-500 नहीं है, लेकिन रशिया के पास है। मैं सिर्फ नाम बोलते जाऊंगी, साथ में तुम्हें इसकी रेंज देखते हुए जाना है। रेंज, ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम देखते हुए चलना है। S-500 रशिया का 600 किलोमीटर वाला है। S-400 जो हमारे पास है, उसकी मैक्सिमम रेंज 400 किलोमीटर्स है। रशिया से ओरिजिनेटेड है बेसिकली। 10 सेकेंड इसका रिस्पॉन्स टाइम। एरो 3 बहुत इंपॉर्टेंट, इजराइल का 5 to 10 सेकेंड्स में रिस्पॉन्स करता है और मैक्सिमम रेंज उसकी 2400 किलोमीटर से। गॉड, स्पीड देखना इसकी मैक 14। अच्छा, स्पीड भी देखते हुए चलो। S-500 की एच देखो, मैक 20। हमारा रफेल 1.8 मैक पे चलता है और ये मैक 20 भी।
टैमिट स्लिंग, ये भी इसराइल का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, इसको याद रख लो, थर्ड का फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। थर्ड का क्वेश्चन सीरीज 2 बार तो एटलीस्ट पूछ चुका है। ओके, ये यूएस का है, 5 से 10 सेकंड में रिस्पॉन्स करता है। इसकी रेंज बहुत ज्यादा नहीं है, 400 किलोमीटर की है। ठीक है। S-300 हमारा रशिया का है। MIM-400 पेट्रियट यूएसए का है। एस्ट्रर यूएसए का है। मीन्स यूएसए, जर्मनी, इटली ने साथ मिलकर बनाया है। आयरन डोम का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आयरन डोम बहुत ज्यादा न्यूज में था बिकॉज ऑफ दिस इजराइल एंड पैलेस्टीन वॉर, गाजा कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। अच्छा, ये 10 सिस्टम्स हैं, 10 एयर डिफेंस सिस्टम है जो बहुत डेडली है, बहुत खतरनाक है, जिसमें से S-400 हमारे पास है। All right, come back to the questions again. Consider the following statement about S-400 trial. It is air-to-air missile system designed by Russia. क्या ये air-to-air है या ये surface-to-air नहीं है ना? This is surface-to-air. SAM करके मिसाइल का नाम तुमने सुना होगा। Surface-to-air इसका फुल फॉर्म है, जैसे ना बताओ। तो ये वाली बात तो गलत हो गई। इट इज मोर डेंजरस दैन यूएस डेवलप्ड। अब चलो यार, थर्ड का फुल फॉर्म तुम्हें मिल ही गया। टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, आपके टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका फुल फॉर्म। इट इज नॉट, इट इज मोर डेंजरस। यस 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 यस, मैं कह रही थी थर्ड इतना डेंजरस नहीं है S-400 जितना। अभी हमने कंपैरिजन देखा, तो करेक्ट पूछो तो 2 ओनली करेक्ट हो जाएगा हमारा, है ना, 2 ओनली करेक्ट हो जाएगा। S-400 के बारे में डिटेल्स आर इंपॉर्टेंट, डिटेल्स आर इंपॉर्टेंट। इसके लिए मैंने तुम्हारे लिए नोट्स बनाए हैं। F-5, जिसका नाटो का कोड नेम है SA-21 गॉबलर, ओके, जिसको हमने नाम दिया है सुदर्शन चक्र, जिसका डेवलपर रशिया का अल्मास सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो है। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। $5.4 बिलियन की डील हमने करी थी। ठीक है, लगभग मैक 14 तक की स्पीड है इसकी, है ना। रिस्पॉन्स टाइम कितना है? 10 सेकेंड, 10 सेकेंड का इसका रिस्पॉन्स टाइम है। इसमें बहुत डेडली मिसाइल्स अटैच होती है, जो मीडियम रेंज टारगेट्स अप टू 120 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 400 किलोमीटर को टच कर सकती है। डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग के लिए एडवांस रडार्स हैं इसके पास। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में काम आ सकता है। कंपेयर अगर दूसरों से करें, जो कि हम कर चुके हैं, MIM-104 पेट्रियट यूएस की बात करें तो उसका रडार रेंज 150 किलोमीटर है, जो कि शॉर्टर है। चाइना का HQ-9 भाई पाकिस्तान को दिया था, मार गिराया उन्हें लाहौर के पास। ठीक है, थर्ड से भी बेटर है रशिया का S-300 से, तो एडवांस ही है ऑफ कोर्स। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम वी हैव। ठीक है, ये काम आएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके अलावा आकाश तीर भी हमारा हीरो रह चुका है भाई। आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम, ये एडवांस एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम है, जिसको बनाया है बेल ने, इंडिजिनसली डेवलप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने बनाया है फॉर इंडियन आर्मी। रेंज 25 से 30 किलोमीटर की है। ये एयरक्राफ्ट को भी मार सकता है, मिसाइल, ड्रोन, हेलीकॉप्टर सबको मार सकता है, डिटेक्ट करके कि ये एनिमी है, मारो इसको। और वेदर, बारिश हो, धूप हो, कैसा भी वेदर कंडीशन हो, इट विल प्रोटेक्ट इंडिया, इट विल प्रोटेक्ट इंडिया। क्विक रिएक्शन, रैपिड रिलीज है। आकाश तीर का नाम तुम नहीं भूल सकते हो, यू गेट इट, तुम नहीं भूल सकते हो। ओके, इसके अलावा आकाश मिसाइल्स को भी याद रखो। आकाश मिसाइल्स न्यूज में रही हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल है, 25 किलोमीटर रेंज है। बराक 8 बेसिकली इजराइल से बिलोंग करता है, इजराइल से 100 किलोमीटर की सरफेस टू एयर मिसाइल है। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल और स्पाइडर, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम इजराइल। ये सारे हमारे इंडियन डिफेंस सिस्टम को बहुत ज्यादा रोबस्ट बनाते हैं, अनबीटेबल बनाते हैं। ठीक है, ओके, ऑलराइट। इंडिया वर्सेस अगर पाकिस्तान की बात करो, हमारे पास क्या मस्त सिस्टम है। S-400 है, बराक है, स्पाइडर है, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर, आकाश क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है। मैं सबका फुल फॉर्म बोलते हुए जा रही हूँ, मेक अ नोट ऑफ इट। और पाकिस्तान जो HQ-16 से अगर शुरू करे, जो बेचारा मर गया। इसके अलावा नसेंस है इसके पास, FM-90 है। भाई क्या तुम लड़ने आए, क्या गुंडा बनेगा रे। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट कुशा इनिशिएटेड बाय DRDO? अब ये उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रोजेक्ट कुशा किसने लीड करा है? DRDO। याद रखना, ये हम करना क्या चाहते हैं कुशा के अंदर? भारत का अपना S-400 बनाना चाहते हैं, भारत का अपना आयरन डोम बनाना चाहते हैं। बेसिकली हम लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, LRSAM करके क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल बनाना चाहते हैं अंडर प्रोजेक्ट कुशा।
अभी तो हमारा डिप्लोमेटिक स्टैंस काफी अच्छा है कि हम रशिया के फाइटर जेट्स भी डॉक करते हैं अपने एयर शो में, और यूएस के भी डॉक करते हैं अपने एयर शो में। ये हमारी डिप्लोमेटिक एक्सपर्टीज है, बट इवेंचुअली वी हैव टू प्रिपेयर आवर ओन थिंग ऑल्सो। यू नेवर नो। वो कहते हैं ना कि जियो पॉलिटिक्स में कोई दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट आज इसके पक्ष में है तो ये हमारे साथ है, कल इसके पक्ष में नहीं होगा तो यही हमारा दुश्मन होगा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका कौन है? बांग्लादेश। ओके, विच ऑर्गेनाइजेशन एक्टेड एज गारंटर, एक नेविगेटर की तरह किसने काम करा था इंडस वाटर ट्रीटी में? ये हुई थी 1960 में, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने इसको फैसिलिटेट करा रहा कि चलो तुम दोनों के बीच में कुछ कर दे हम। इंडस वाटर ट्रीटी इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ इसमें? बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन, हम एक पीसफुल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज करना चाहते हैं हम, है ना। इट वाज ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक। 19 सितंबर 1960 में इसको साइन किया गया था बाय जवाहरलाल नेहरू और आयूब खान। अब किसने साइन करा था ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम वाटर शेयरिंग करना चाहते हैं, वाटर शेयरिंग और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म बनाना चाहते हैं। इसके थ्रू हमने परमानेंट इंडस कमीशन बनाया है, जो कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का काम करेगा, न्यूट्रल एक्सपर्ट रखेगा, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी रखेगा। इसके अंदर पाकिस्तान को छूट दी गई कि जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं, इंडस, चिनाब और झेलम, उसका 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा, ठीक है। और इंडिया जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है, ब्यास, रावी, सतलज, उसे यूज करेगा। इंडस वाटर का इंडिया से 20% ही यूज कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ हमें जोग्राफिकल एडवांटेज मिला हुआ है, समझना बात को, है ना। जोग्राफिकल एडवांटेज मिला हुआ है। इसको रीड आउट करना पॉज करके, ठीक है, कि कितने यहाँ पे डैम्स बने हुए हैं, क्या एग्जैक्टली हुआ है। लेकिन हमें ये जानना भी जरूरी है कि वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स कौन होती है और कौन सी नहीं होती। वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स जो है हमारी, चिनाब, झेलम और इंडस, इस पे हम क्या क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास 80% पानी जाएगा, हमारे पास 20% पानी जाएगा। बट हाँ, हम चाहें तो डैम, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बना सकते हैं। हम इसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर सकते हैं, बस चैनलाइज नहीं कर सकते इस इंडस वाटर ट्रीटी के अनुसार। तो सतलज जो है वो एक वेस्टर्न फ्लोइंग नहीं, वो एक ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। यहाँ की ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है ना जी। इसके अलावा जो डैम्स हैं, जो जिसकी वजह से बहुत बार डिस्प्यूट छिड़ा भी है कि तुमने ये क्यों करा, तुमने ये क्यों करा, तो ध्यान रखना, ये जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं, इंडस, झेलम और चिनाब, इस पे हमारे बहुत सारे डैम बने हुए हैं। किशन गंगा डैम हो गया तुम्हारा, यहाँ पे नीपो बासगांव हो गया, है ना। सलाल डैम हो गया, सलाल डैम तुम्हारा चिनाब पे है। बगीहार डैम हो गया तुम्हारे इस पे, चिनाब पे, है ना। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीजें। इसकी वजह से बहुत बार पाकिस्तान लड़ा भी है कि आपने पानी नहीं दे रहे हो ज्यादा, वगैरह वगैरह। अभी हैव अ ज्योग्राफिकल एडवांटेज ओवर हियर, ओके। फिर लड़ाई हुई थी तुर्बुल प्रोजेक्ट की वजह से। अब ये तुर्बुल प्रोजेक्ट क्या है समझो, इस वाले मैप को अच्छे से देखो। ये तुम्हारा जम्मू कश्मीर वाला मैप है, पुराना वाला ऑफ कोर्स। ये पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड या पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर है। यहाँ पे तुम्हारा फ्रेश वाटर लेक, ये वुलर लेक है। वुलर लेक के आगे हम एक बैरेज बनाना चाहते हैं, पानी का लॉक इन स्टोरेज बनाना चाहते हैं। दैट इज योर तुलबुल प्रोजेक्ट। इट इज ऑन झेलम रिवर, जिसकी वजह से पाकिस्तान काफी खिसियाया हुआ था। ये पूंछ वाला इलाका है जो कि काफी सफर कर रहा है अभी, बहुत ज्यादा फायरी पूरी है, लोगों को जीने नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। दिस इज योर लाइन ऑफ कंट्रोल। सारी लोकेशन देखो, ये मुजफ्फराबाद, जहाँ के टेररिस्ट कैंप्स को हमने डिस्ट्रॉय करा है ना। ये बारामूला वाला इलाका, ये उरी वाला इलाका, ये पूंछ वाला इलाका, ये श्रीनगर, ये बुलर लेक इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ज्योग्राफी के टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं, नॉर्थ साउथ वाले, ठीक है। अच्छा, who were two leaders who signed शिमला एग्रीमेंट? अच्छा, शिमला एग्रीमेंट क्या था? शिमला एग्रीमेंट जब पाकिस्तान का जन्म हुआ 1971 वॉर के थ्रू, तब हमने 1972 में शिमला एग्रीमेंट साइन करा, जिसमें हमने कहा कि अब हम डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं अपने आप में, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, कोई और देश आके हमें नहीं बताएगा कि क्या करना है। हम एलओसी बना देते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला इलाका एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि फिर पीस मेंटेन हो सके। बिकॉज हमने बहुत लड़ाई करी, बहुत लड़ाई करी। हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ट्रेड रिलेशन और कल्चरल एक्सचेंज के लिए काम करेंगे, है ना। हम सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान का ध्यान रखें। अच्छा, किसने साइन करा ये? उस टाइम पे इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर रहती और उनकी तरफ से भुट्टो,
गांधी भुट्टो एग्रीमेंट था ये शिमला एग्रीमेंट। एक चीज याद रखना, शिमला एग्रीमेंट शिमला में हुआ था, लेकिन ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ना, वो कहाँ हुआ था? दैट वाज इन कराची, वो कराची में हुआ था। ठीक है। अच्छा, who was what was one of the major outcomes of शिमला एग्रीमेंट? ऑफ कोर्स हम LOC का एस्टैब्लिशमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा ये वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि इंडिया का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है? INS विक्रांत जो अरेबियन सी पे डॉक्ड था। अरे भाई, पाकिस्तान की जान अटकी हुई थी कि कराची उड़ा देगा तो क्या होगा, है ना? क्योंकि पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। वी हैव INS विक्रांत, वी हैव विक्रमादित्य, और ये अपने आप में फोर्ट्रेस का काम करता है, मतलब जैसे सी में फोर्ट्रेस बना दिया हो, अपने साथ इतना बड़ा काफिला लेके चलता है, डेस्ट्रॉयर्स का, फ्रिगेट्स का, इतनी मिसाइल्स, इतने फाइटर जेट्स, इतने हेलीकॉप्टर्स। यू हैव टू लर्न अबाउट दिस ऑल्सो। और पुराना जो विक्रांत था, विराट था, वो हमने ब्रिटिश नेवी से लिया था, HMS हर्क्यूलिस कहा जाता था, जिसको हमने 1961 में ही रिकमीशन कर दिया था। एंड देन सेकंड वन INS विक्रांत जो पुराना वाला था, उसको हमने डीकमीशन 1997 में किया, लेकिन उसका स्क्रैप ने 2014 में ही हटा दिया। ठीक है। इंडियन नेवी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आती है ना जब वॉर में। वैसे इंडियन नेवी का कंट्रीब्यूशन इतनी ज्यादा बार गिना नहीं जाता, लेकिन जब आता है ना तब छुट्टी हो जाती है, न्यू कंट्रीज बन जाते हैं, बिल्कुल नामो निशान खत्म हो जाता है उसके एग्जिस्टिंग एरियाज का। दिस वाज ऑपरेशंस। एंड इसके अलावा इंडियन डिफेंस फोर्सेस को आप जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर योर एग्जाम्स बट टू टेक प्राइड ऑन यू, ऑन योर सेल्फ एज एन इंडियन। वॉच दिस वीडियो आफ्टर दिस वीडियो। जय हिंद।